अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हाकिम और मैं हूं अवैस। चैप्टर 9th का चैप्टर 2 हम कवर कर रहे थे। चैप्टर 2 हमारा कवर हो चुका है और आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 3। और चैप्टर 3 है हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो आज हम पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे, पीरियोडिसिटी हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो 19th सेंचुरी में जब एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्कवर हो गए ना, तो ये सोचा जाने लगा कि एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाए ताकि उनकी स्टडी इजी हो। तो क्योंकि एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे तो ये सोचा जाने लगा कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर दें और एक जैसे एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ जाए तो हम उस एक एलिमेंट्स की हम एक ग्रुप की स्टडी इजीली कर सकते हैं, तो उन सब की एलिमेंट्स की स्टडी हो जाएगी। जैसे कि अब हम करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं हेलोजन्स हैं, तो हेलोजन्स एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो हेलोजन सिर्फ एक ग्रुप की स्टडी कर ली, फ्लोरीन की भी हो गई, क्लोरीन की भी हो गई, ब्रोमीन की भी, आयोडीन की भी स्टडी हो गई। अल्कली मेटल में एक अल्कली मेटल एक नाम की स्टडी करेंगे भी, अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, प्रॉपर्टी है उनके पास इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं तो स्टडी सबकी हो जाती है इस तरह। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू में साइंटिस्ट ने जब ये सोचने लगे तो एक साइंटिस्ट से, एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस पे काम किया, उनका नाम था डुब्रीनर। डुब्रीनर ने क्या काम किया? सबसे पहले डुब्रीनर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया। डुब्रीनर ने क्या किया? डुब्रीनर ने ये देखा कि अगर हम एलिमेंट्स के उस वक्त जितने डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, अगर हम उन एलिमेंट्स के तीन तीन के ग्रुप बनाएं, भाई एक एलिमेंट एक ग्रुप में तीन एलिमेंट्स को अगर हम रखें, जैसे उन्होंने जो ग्रुप बनाए थे उनमें से एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की एग्जांपल, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तीन का ग्रुप उन्होंने इस तरह से बनाया कि ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मैसेज का अगर हम एवरेज ले लें तो हमारे पास दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मैस आता था। तो हम ज़रा इनका एवरेज लेते हैं जी, 40 + 137/2 एवरेज लेंगे तो हमारे पास आता है ये 88.5। तो ये 88 किसका मैस था? स्ट्रोंशियम का। 88 मैस किसका था? स्ट्रोंशियम का। तो इस तरह से उन्होंने ग्रुपिंग दी, यानी उन्होंने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स, और इस तरह से अरेंज किया कि टॉप वाले एलिमेंट्स और बॉटम वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मैस का एवरेज निकाला जाए तो मिड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मैस आता था। लेकिन ये इतने ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं रही ये क्लासिफिकेशन, और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, एक ब्रिटिश केमिस्ट आए जिनका नाम था, एक ब्रिटिश केमिस्ट थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड ने अपना एक लॉ पेश किया जिसे कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने, न्यूलैंड ने ये कहा था कि एलिमेंट्स को अरेंज करें 8-8 के ग्रुप में, एलिमेंट्स का 8-8 का ग्रुप बनाएं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर। 8 के बाद 9वां जो एलिमेंट्स आता है उसकी प्रॉपर्टीज़ वैसी होती हैं जैसे पहले एलिमेंट की थी। यानी कि अगर हम 8 एलिमेंट्स को रखें एक पीरियड में, एक रो में अरेंज करें, तो जो 9वां एलिमेंट्स आएगा वो इसके नीचे आएगा क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी? सेम होगी। लेकिन ये भी इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थी, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि जो नए आने वाले एलिमेंट्स थे वो इस तरह से फिट नहीं हो रहे थे। ओके, उसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जी, रशियन केमिस्ट, जिनका नाम था मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या काम किया? मेंडलीव ने बहुत सक्सेसफुल लॉ पेश किया और बहुत सक्सेसफुल उन्होंने क्लासिफिकेशन की। मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट थे और वो 30 इयर्स की एज में, मतलब उस वक्त अबाउट 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। उन 63 एलिमेंट्स का कंप्लीट स्टडी कर चुके थे एट द एज ऑफ 30, और उन्होंने उन 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया एक अकॉर्डिंग टू अ लॉ विच इज़ कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो हम इसको भी स्टडी करेंगे कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। उन्होंने एक लॉ पेश किया और उसी लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को। तो उन्होंने अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई जिसे कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अभी हम पहले ज़रा इसका लॉ डिस्कस कर लेते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज न्यू होप्स, आपको नजर आ रहा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ
एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic number। अब इसका मतलब क्या है? सॉरी, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मैस। एटॉमिक नंबर तो अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ था। इसका मतलब यह है कि अगर एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस अरेंज किया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स रिपीट होती हैं। इसे कहते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेज। उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि अगर एलिमेंट्स को ना हम ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैस अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल रिपीट होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एलिमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज करते हैं, देखें एक का 1 है जी, हाइड्रोजन को पहले रख दें, फिर हम हीलियम को रख दें, फिर हम लिथियम को रख दें। इसका मैस 1 है, इसका मैस जनाब 4 है, इसका मैस 7 है। इस तरह फिर बेरिलियम, इसका मैस क्या है जी 9 है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस अरेंज कर दें तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, कुछ वक्फे के बाद, यानी 8 के बाद 9वां एलिमेंट्स, या 18 के बाद 19वां एलिमेंट, या 35 के बाद 36वां एलिमेंट जो है वो एक तरतीब में आते हैं। यानी एक जैसे प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आने लगते हैं। इससे उनकी स्टडी इजी हो जाती है। तो उन्होंने बड़ी ही कामयाब तरीके से इनको अरेंज किया और एक कामयाब उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई जिसे कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मैस, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। प्रॉब्लम इसमें यह थी कि एक आइसोटोप, एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा है कि कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के 2, ऑक्सीजन के 3, हाइड्रोजन के 3, इस तरह कुछ कुछ एलिमेंट्स के इससे भी ज़्यादा आइसोटोप्स थे। तो क्योंकि आइसोटोप का मैस डिफरेंट होता है तो फिर एक आइसोटोप के लिए, यानी एक एलिमेंट के लिए, हाइड्रोजन के लिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 3 जगह थी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक हाइड्रोजन के लिए एक जगह की बजाय 3 जगह थी। उसकी रीज़न ये थी कि इसके 3 आइसोटोप्स हैं ना, एक तो नहीं है। तो एक जगह दी गई प्रोटियम को, एक जगह दी गई ड्यूट्रियम को, एक जगह दी गई ट्रीटियम को। इस वजह से पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा लंबी बन गई। इनफैक्ट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों की सेम है ना, इसकी क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है सेम है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन उस वक्त एटॉमिक नंबर तो डिस्कवर नहीं हुआ था। उस वक्त तो किस चीज़ को प्रॉपर्टीज़ को बेस बनाते थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस को बेस बनाते थे प्रॉपर्टीज़ का। तो ये आइसोटोप्स की वजह से ये भी पीरियोडिक टेबल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन ये काफ़ी सक्सेसफुल थी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अरेंज किया। लेकिन उसके बाद जब 1913 में मोज़ले ने डिस्कवर की पीरियोडिक टेबल, मोज़ले ने डिस्कवर किया एटॉमिक नंबर, तो फिर साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया जाए। एच मोज़ले ने डिस्कवर किया जी एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो उन्होंने ये देखा कि एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर एलिमेंट के फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है और एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं। एटॉमिक मैस ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं होते। 1 से 2 3 गए, ठीक है, 4 के बाद फिर 7, 7 के बाद फिर 9, 9 के बाद फिर 10, कार्बन में फिर 12, 12 में फिर नाइट्रोजन में 14, ऑक्सीजन में फिर 16, फ्लोरीन में फिर 19 और नियोन में फिर 20। तो ये इस तरह से इनके अंदर इंक्रीज आ रहा है, मैस के अंदर इंक्रीज आ रहा है, लेकिन एटॉमिक मैस के अंदर इंक्रीज ग्रेजुअल नहीं है। एक ये प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम था कि आइसोटोप्स, एक एलिमेंट्स के एक से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं, उनको भी एक से ज़्यादा जगह देनी पड़ रही थी और एटॉमिक नंबर जो था वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मैस। तो एच मोज़ले ने अरेंज किया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड ये ऑब्जर्व किया कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज कम इनटू सेम ग्रुप। एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ जाते हैं। जैसे लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, एक जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल मतलब मेथड था एलिमेंट्स को अरेंज करने का और इससे एलिमेंट्स को अरेंज करके टेबल बनाई गई
जिसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक साइंटिस्ट के लिए, केमिस्ट के लिए, एलिमेंट्स की स्टडी के लिए। तो नेक्स्ट हम वीडियो में इंशाल्लाह पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो एच मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के बेस पे लॉ को मॉडिफाई किया। जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था उसको फिर बाद में कहा जाने लगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और वो क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। बस यही चेंज किया कि एटॉमिक नंबर क्योंकि ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है प्रॉपर्टीज़ को, डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर, ना कि एटॉमिक मास पे। तो इसलिए एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया। तो वो जो पीरियोडिक टेबल बनी उससे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जो वो लॉ बना उसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप देखेंगे। हम पूरी टेबल डिस्कस करेंगे, याद करने के मेथड भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक था। नेक्स्ट के लिए अवेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास फ़ौरन हासिल हो जाए। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि हमें कुछ ट्रिक्स बताएं जिससे हम पीरियोडिक टेबल आसानी से याद कर सकें, तो वो भी मैं उसमें इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।